ठीक है, व्हाइट बोर्ड आपको नजर ये नोट्स आपको ढेर है, समझ में दिखाई? चलिए, तो सिद्धि स्थान की निरुक्ति है, सिद्धि और काल होता है 3 दिन का। और क्रूर कोष्ठ व्यक्ति के लिए स्नेह प्रकर्ष काल होता है 7 दिन का। 7 दिन से ज्यादा किसी को भी नहीं देना है स्नेहन, क्योंकि उसके बाद वो 7 में हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए, एक प्रस्थ जो है वो 13.5 पल का पंचकर्म में, नॉर्मली 16 पल का होता है। ठीक है, वमन विरेचन रक्त मोक्षण में अभी अपन पढ़ेंगे उनकी मात्रा, तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, स्नेहन क्यों जरूरी है? क्योंकि वो अनिल हंती वात दोष को दूर करता है, देह को मृदु करता है और मल संग को दूर करता है। अपन ने स्नेह अयोग पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ग्रथित पुरीश, है ना? तो ग्रथित पुरीश स्नेह का अयोग है। ठीक है, मल संग को दूर करता है अगर स्नेह अच्छे से हो जाता है तो, सम्यक स्नेहन होता है तो। उसके बाद स्वेदन क्रिया से क्या लाभ होता है? तो स्वेदस्सु दोषम नयति द्रवत, को द्रवित करता है स्वेदन। ठीक, उसके बाद अपन आहार पढ़ रहे थे, अभी अपने को एक क्वेश्चन आया था कि रक्त मोक्षण के पहले क्या आहार दिया जाता है? उसका आंसर था यवागु। ऐसे ही अपने को पढ़ना है कि वमन पूर्व कौन सा आहार दिया जाता है? तो कफ उत्क्लेशक आहार दिया जाता है। कफ उत्क्लेशक आहार कौन सा होता है? ग्राम्य और आनुपमांस रस, इसके साथ देते हैं दूध। वमन हो गया, विरेचन में देते हैं जांगल मांस, अभी अपन दे रहे थे ग्राम्य और आनु, और विरेचन में देते हैं जांगल मांस रस और कफ अवृद्धि करियूष। ठीक है, जिससे कफ की वृद्धि ना हो। इसके बाद विरेच वमन के बाद 1 दिन का रेस्टिंग पीरियड होता है, विरेचन के बाद 3 दिन का होता है। इसके अलावा हम देखेंगे इंडिकेशन क्या है। तो सबसे पहला इंडिकेशन जो है वमन का, वो है कि कफ की वृद्धि होनी चाहिए, तो हमारा वमन सम्यक होगा। और विरेचन सम्यक कब होगा? तो ये पित्त की वृद्धि पे नहीं होगा, ये जब कफ मंद होगा तब होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, कफ बढ़ा हुआ है और विरेचन औषधि दे दी तो वमन हो जाएगा, और अगर कफ कम है और वमन औषधि दे दी तो विरेचन हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छा वमन किया नहीं किया? तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वैगिकी, मानकी, आंतकी और लैंगिकी। तो सबसे पहले आंतकी समझ लेते हैं। आंतकी में कुछ नहीं है, अगर पित्तांत वमन है, मतलब कफ निकालने के लिए हमने वमन कराया, कफ पूरा निकल चुका है, कफ निकलने के बाद पित्त भी निकलने लगा, मतलब कफ का कंप्लीट निर्हरण हो गया है, तो पित्तांत वमन सम्यक होता है। ऐसे ही पित्त के लिए हम विरेचन देते हैं, पित्त दोष निर्हरण के लिए। तो पित्त पूरा निकल गया है और उसके बाद कफ निकलने लगा है, मतलब कि विरेचन सम्यक हुआ है। देखेंगे मानकी परीक्षा। तो मानकी परीक्षा में देखिए आप, तो और अष्टांग हृदय को अभी रहने दीजिए, सबसे पहले चरक का देखते हैं। तो चरक का पहले विरेचन देखते हैं, है ना? चरक ने बोला है प्रधान शुद्धि में 4 प्रस्थ, मध्यम शुद्धि में 3 प्रस्थ और जघन्य शुद्धि में 2 प्रस्थ। ठीक है, 4 3 2। ठीक है, 4 3 2, और इसी का आधा होता है वमन। ठीक है, तो 4 का हो जाता है 2, 3 का हो जाता है 1.5, आपको आधा दिख नहीं रहा होगा लेकिन वो 1.5 है। मध्यम शुद्धि में 1.5 प्रस्थ होता है और हीन शुद्धि में 1 प्रस्थ होता है। ठीक है, बाकी आप तो अष्टांग का अभी मत करिए, ये तो पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे और सब कुछ गड़बड़ करेंगे। कहीं पे भी पंचकर्म का क्वेश्चन है और उसमें रेफरेंस नहीं दिया है तो वो चरक से ही अटेम्प्ट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं रखना है, जो चरक ने दिया है वही फॉलो करना है। चलिए, तो इसके बाद है अपना चरक अनुसार वमन विरेचन वेग। अभी अपन ने आंतकी पढ़ लिया, है ना, मानकी पढ़ लिया, और अभी अपन पढ़ रहे हैं वेगी की।
तो अपन ने 4 प्रस्थ याद किया था, प्रधान शुद्धि में 4 प्रस्थ था, 2 3 4, है ना। अब 4 से स्टार्ट करेंगे अपन वेग की संख्या, 4 6 8। 3 मध्यम उत्तम शुद्धि में वमन के कितने वेग रहते हैं, 4 6 और 8। ऐसे ही विरेचन के हैं 10 20 और 30 जब उत्तम शुद्धि होगी। इसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो वमन में मैंने अभी आपको बताया था पित्तांत वमन सबसे अच्छा होता है ना। अब आप बोलोगे बाद भी लिखा है, कोई बात नहीं है, कफ के लिए तो हम वमन दे ही रहे हैं। कफ के बाद पित्त निकल रहा है, मतलब कफ पूरा निकल गया, अब तो पित्त आने लगा। जब पित्त भी निकल जाएगा, जब जहाँ आशय जो है पूरा खाली हो चुका है, जहाँ कुछ नहीं होगा, कोई भी दोष नहीं बचा है, वहां क्या होगा, वहां वायु होगी। तो कफ पित्त वात, ये सीक्वेंस होता है वमन में। सेम सीक्वेंस होता है आपका इसने सुश्रुत ने जो बताया है, उनने बोला है प्रसेको। प्रसेक मतलब वमन का पर्याय है, ठीक है। प्रस्कंदन वमन का पर्याय है, नहीं, प्रस्कंदन जो है वो विरेचन का पर्याय है, प्रसेक जो है वो वमन का पर्याय है, ये लिख लेना आप लोग। उल्लेखन जो है वो भी वमन का पर्याय है, ठीक है। इसके बाद तो प्रसेको, प्रसेक में क्या होता है, मतलब वमन में सबसे पहले औषधि निकलती है, फिर कफ निकलता है, फिर पित्त और फिर अनिल, ठीक है। इसमें सबसे पहले औषधि निकली है। विरेचन में आप पढ़ोगे तो मूत्र पुरीश पित्त फिर औषध और फिर कफ, ठीक है। क्योंकि पच्यमान अवस्था में निकलती है औषध, तो इसमें लेट निकल रही है, लेकिन क्योंकि वमन में औषध अपक्व अवस्था में निकलती है, इसलिए सबसे पहले निकल रही है। चरक का भी सेम है, वित्त पित्त कफ वात, ठीक है। इसके बाद वस्ती में वित्त पित्त कफ वात, जैसा विरेचन का है वैसा ही है, इसमें कोई भी वो नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। वस्ती का क्रम कभी भी नहीं पूछा जाएगा आपका, आपको विरेचन और वमन थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है। इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं अवमन की लैंगिकी परीक्षा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये हृदय पार्श्व मूर्धा इंद्रिय मार्ग शुद्धि तथा लघुत्व अभी च लक्ष्यमान। हृदय पार्श्वे मूर्धा इंद्रिय मार्ग शुद्धि, ये है इसका श्लोक। सम्यक वमन का सीधा सीधा लिखा हुआ आ जाएगा, सेम श्लोक सेम लाइन, हृदय पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्धि। इसका आंसर वमन का सम्यक योग है, ठीक है। ऐसा ही एक श्लोक आता है सम्यक धूमपान का, उसमें पार्श्व नहीं आता है, कृत कंठ मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्ध आता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि सिमिलर श्लोक है, उसमें कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। और ये स्वस्थ वृत्त से भी कवर होता है, क्योंकि सम्यक धूमपान का श्लोक है वो। तो हृदय पार्श्व आएगा तो वमन का है, पार्श्व वमन, और अगर कंठ आता है तो वो धूमपान का है, ठीक है। हृदय कंठ शिर शुद्धि देह लघुता सुश्रुत ने बोला है, और मनः प्रसादन और स्वस्थता ये बोला है अष्टांग हृदय में, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं वमन के अयोग लक्षण। अभी हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन था जिसमें अयोग के लक्षण दिए हुए थे, उसमें गुरु गात्रता था, है ना। तो देखो स्पोर्ट कोट कंडू, ये सब कैसे स्किन डिसीजेज है, ये सब बढ़े हुए कफ के कारण है। हृद स्रोतों अशुद्धि, स्रोतों की अशुद्धि होगी, क्योंकि स्रोत शुद्ध नहीं होंगे, स्रोत अवरुद्ध हो जाएंगे, तो स्रोतों की अशुद्धि। और गुरु गात्रता मतलब बॉडी में हैवीनेस लगेगी, ठीक है। तो गुरु गात्रता किसका अयोग का लक्षण है, वमन अयोग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान देंगे। प्रतिलोम्येन न चल्पम व प्रवर्तनम, कफ प्रसेक हृदय विशुद्धि कंडु वेगानाम अप्रवर्तनम प्रवृत्ति ज्वर संविधा केवल औषधस्य वा। ये बहुत सारे लक्षण दिए हुए हैं सुश्रुत ने, अष्टांग हृदय ने, लेकिन अभी जो है हम फोकस करते हैं सिर्फ चरक के लक्षणों पे, ठीक है। नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तृष्णा मोह मूर्छा अनिल कोप अनिद्रा बलादि हानि। अब देखिए, तृष्णा मोह मूर्छा अनिल कोप, अब इसमें मूर्छा तो आ रहा है, लेकिन इसमें अपने को क्या था, अंग सदन आया था,
एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था, उसका आंसर था स्वेद का अति योग। तो तृष्णा मोह मूर्छा तो वमन के अति योग में आता है, लेकिन अंग साध नहीं आता है। अंग साध जो है वो आपको स्वेदन में मिलेगा। ठीक है, अनिल कोप होगा, अनिद्रा होगी और बलादी। ऐसे ही हम जल्दी से विरेचन का देख लेते हैं। तो श्रोतो विशुद्धि, इंद्रिय प्रसादन, लघुत्व, ऊर्ज, अग्निवृद्धि, अनामयत्व। तो अगर सम्यक वमन होगा या सम्यक विरेचन होगा तो श्रोत विशुद्ध हो जाएंगे, है ना। मतलब श्रोत तो कुछ भी अवरोध नहीं बचेगा। इंद्रियां प्रसादन, इंद्रियां खुश रहेंगी, शरीर में लघुता रहेगी, ऊर्जा रहेगी, अग्नि की वृद्धि होगी। ठीक है, और अनामयत्व, कोई भी डिसीज अगर थी तो वो ठीक हो जाएगी या नहीं होगी, जिस भी तरीके से हम कर रहे हैं। क्योंकि पंचकर्म हम सिर्फ थेरेपेटिक यूज में नहीं करते हैं, हम स्वस्कृत में भी तो करते हैं, है ना। जैसे वासंतिक वमन है ना, या शरद में विरेचन कराते हैं। तो है कि किसी हेल्दी रहने के लिए स्वस्थ वृत्त के उससे हम इसके बाद अपन देखते हैं विरेचन के हीन योग। तो त्रिदोष प्रकोप होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। त्रिदोष प्रकोप इंपॉर्टेंट है। अग्निमांद्य प्रतिशय तंद्रा पे क्वेश्चन था हमारा, याद होगा आपको, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस पहले करवा दी कि आप जो मैं पढ़ा रही हूँ तो आपका फोकस जाए कि अरे तंद्रा पे तो क्वेश्चन आया था। तो विरेचन के योग में कौन सा योग दिया हुआ था, तंद्रा दिया हुआ था, है ना। वातानुलोमन सात गुरुता, ये सब इसके योग। अति योग के लक्षण। तो अति योग में कफ, अश्र यानी रक्त और पित्त, इन सब का क्षय हो जाता है। कफ भी निकल जाता है, पित्त भी निकल जाता है, रक्त भी निकल जाता है। जब सब निकल जाएगा तो क्या होगा, अनिल का प्रकोप हो जाएगा, है ना। अंगमर्द, निद्रावल नाश, तमह प्रवेश होता है, इसमें मूर्छा नहीं है। मूर्छा वमन में था, मूर्छा स्वेदन में था, इसमें तमह प्रवेश है, उन्माद है, हिक्का है, क्लम वेपन है, मूर्छा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद रूह वस्ती के हम लोग, ये वस्ती के अति योग अयोग के लक्षण इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, भी इतना जान लीजिए आप कि जो विरेचन के अति योग लक्षण हैं वही अति योग के लक्षण होते हैं निरूह के भी। ठीक है, और इसमें अयोग के लक्षण में एक बहुत इंपॉर्टेंट है मारुत मूत्र संघ, जिससे क्वेश्चन था, है ना। मूत्र संघ था अपना अयोग वाले क्वेश्चन में कि निरूह का अयोग क्या है, मूत्र संघ है। ठीक है, इसके अलावा प्रतिश्याय, बस्ती पीड़ा, हृदय, शिरोरुजा, ये भी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें जब हमने पंचकर्म करा दिया है उसके बाद क्या करना है ना। तो उसमें जो भी टाइम रहता है, जितने टाइम तक हमें शोधन करने में जितना समय लगा है उससे दुगने समय तक विधि पूर्वक अहितकर आहार विहार का परित्याग करना चाहिए। ठीक है, ये चरक ने बोला है कि जितना टाइम आपके शोधन में लगा है उससे डबल टाइम तक आपको संसर्जन संसर्जन तो नहीं, लेकिन एक अहितकर जो अष्ट महादुष्कर भाव बताए हैं, ये अत्यासन, अत्यासन स्थान वचांसी यानम स्वप्नम दिवा मैथुन वेगरोधान, ये 8 चीजें हैं जिनसे हमें बच के रहना है। जितने टाइम संशोधन हुआ है उससे डबल टाइम तक की चरक का बात है। सुश्रुत ने बोला है सिरावेद या शोधन के बाद 1 मास तक, 1 माह आपको अच्छे से रहना है। उस अपन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है अपना नेक्स्ट टॉपिक वस्ती संख्या। तो देखो, सबसे पहली बात है कि अगर आपको चरक के हिसाब से पढ़ना है, और ये क्वेश्चन सिंपल सा बनता है, वस्ती के कितने प्रकार, 3 प्रकार हैं चरक में बताए हैं संख्या के हिसाब से। वो है कर्म, काल, योग। कर्म वस्ती होती है 30 डेज की, काल वस्ती होती है 16, और योग वस्ती होती है 8 दिन की। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है, 2 अनुवासन हमको देना है। ठीक है, 2 अनुवासन दे देना है, और लास्ट में
1, 12, 12, 5 ये है आपका कर्मवस्ती प्लान। ऐसे ही कालवस्ती में 1, 6, 6, 3 होता है, 1, 6, 6, 3 और योगवस्ती में 1, 3, 3, 1 होता है। ठीक है, सबसे पहले 2 अनुवासन देते हैं और आखिरी में 5, 3 या 1 अनुवासन देते हैं। शुरू भी अनुवासन से करते हैं, खत्म भी अनुवासन से करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कर्म में 30 होती हैं, काल में 16 होती हैं, योग में 8 होती हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कितनी निरूह होती हैं। तो कर्म में 12 होती है, काल में 6 होती है, योग में 3 होती है। काश्यप और वाग्भट ने 15 कालवस्ती मानी है। एक स्नेह के बाद स्नेह निरूह ऐसा क्रम लेना चाहिए, अंत में 3 स्नेह वस्ती लेना चाहिए। तो उसमें 1, 6, 6, 3 की जगह 1, 6, 5, 3 हो जाता है, मतलब एक निरूह कम मानी है। जो काश्यप और वाग्भट ने 15 बताई है, तो उनने एक निरूह वस्ती कम मानी है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे संसर्जन क्रम, है ना। संसर्जन क्रम क्या है? जब भी संशोधन कराते हैं तो उसके बाद, जब भी संशोधन कर्म कराते हैं तो उसके बाद अग्नि हो जाती है बहुत मंद और हमें अग्नि को धीरे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो वो बढ़ाने के लिए हमें देना पड़ता है, एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। पेया विलेपिम अकृतम कृतम च यूषम रसम द्वि अथ एकश्च क्रमेण सेवेत विशुद्ध काय प्रदान विशुद्ध। अभी मैंने आपको जब पढ़ाया था, शुद्धि आपको पढ़ाई थी, तो वैगिकी बताया था। तो उसमें 4, 6, 8 वमन के थे वे, 3 मध्यम उत्तम, 4, 6, 8 और विरेचन के थे 10, 20, 30। तो वेग के हिसाब से हम अगर देखें तो या तो हीन शुद्धि होगी या मध्यम शुद्धि होगी या उत्तम शुद्धि होगी। उसी हिसाब से हमारा संसर्जन क्रम होगा, 7 दिन का, 5 दिन का या 3 दिन का। ठीक है, प्रधान शुद्धि है तो 7 दिन, इसमें 3 3 अन्नकाल होते हैं। मध्यम शुद्धि है तो 5 दिन, इसमें 2 2 अन्नकाल होंगे हर एक चीज के, पेया विलेपी अप्रत्यूष कृत्यूष मांसरस, ऐसे 3 3 अन्नकाल होंगे प्रधान शुद्धि में। मध्यम शुद्धि में 2 2 अन्नकाल होंगे, 5 दिन तक चलेगा और हीन शुद्धि में 3 दिन तक चलेगा और एक एक अन्नकाल होगा। ये रीति कैसे बनाते हैं, लेकिन उसका क्योंकि कोई यूज नहीं है आपके पीजी के एग्जाम में, तो अपन उस आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो इसमें से क्वेश्चन आता है ना, कि जो वमन के अयोग्य हैं उन्हें अगर वमन देंगे तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि वमन से तो नहीं आया था क्वेश्चन, लेकिन एक विरेचन का क्वेश्चन था, मैं भी बताऊंगी आपको। तो शतशीर्ण में अगर देखो, शतशीर्ण अयोग्य होता है। क्यों होता है? अगर शतशीर्ण वाले को वमन दोगे, पहले से ही उसके लंग्स में वीकनेस है ना, तो उसको क्या हो जाएगा, रक्ताती प्रवृत्ति हो जाएगी, है ना, ब्लीडिंग हीमोप्टिसिस हो जाएगा। स्थूल कृश, बाल वृद्ध दुर्बल, श्रांत पिपासा शुद्धिता नाम, औषध बल असहत्वात। और ये जो क्षीण है, स्थूल कृश है, किसी भी तरीके से दुर्बल है, भूख लगी है, प्यास लगी है, इस तरीके से जो भी अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं है, या बच्चा है या बूढ़ा है, इनको देंगे तो क्या हो जाएगा, वो औषध बल, क्योंकि वो खुद दुर्बल है, तो औषध का बल सह नहीं पाएंगे और उनका प्राण उपरोध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कर्म भार, भार अध्वहत, यानी जो बहुत ज्यादा काम कर चुका है, भार उठा चुका है या चल चल के थक गया है, उपवास से थक गया है, मैथुन से थक गया है, अध्ययन व्यायाम चित्त प्रसक्त शाम, उनको क्या हो जाएगा। देखिए ये जितनी भी कंडीशंस हैं, इन सब में क्या होता है, वात प्रकोप होता है। तो रुक्षता, वात रक्त, ये सब होने के चांसेस रहते हैं। रुक्षता होगी, रुक्षता से वात रक्त, और उरहशत, उरहशत हो सकता है ना। उसके बाद गर्भिणी में गर्भ व्यापद हो जाएंगे, आम गर्भ भ्रंश हो जाएगा, मतलब जब गर्भ पूरा बना हुआ नहीं है तो उसको भ्रंश हो सकता है। इसलिए गर्भिणी में सारे पंचकर्म निषेध रहते हैं, कोई भी पंचकर्म नहीं लेना है गर्भिणी को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, सुकुमार को देंगे तो हृदय कर्षण होगा,
समृद्ध कोश दुष्छर्दन प्रवाहन में देंगे तो विसर्प स्तंभ जाट विचित के मरण भी हो सकता है। ठीक है। ऊर्ध्व रक्तपित्त, अभी ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या इंडिकेशन है, विरेचन देंगे, क्योंकि ऊपर से ब्लीडिंग हो रही है तो हम नीचे भेजेंगे दोषों को। ठीक है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, विरेचन। ऐसे ही अधोग रक्तपित्त में क्या देना पड़ेगा, वमन, है ना, क्योंकि दोष नीचे है तो उनको ऊपर निकालेंगे। तो वमन और विरेचन का ये देख लीजिए आप। ऊर्ध्व रक्तपित्त, ऐसी अधोग रक्तपित्त अयोग्य है। तो इसमें उदान वायु प्राणों को कष्ट करके रक्त की अति प्रवृत्ति कर देता है। देखिए रक्तपित्त है ही, उदान वायु प्राणों को नष्ट कर देता है और रक्तपित्त मतलब रक्त की अति प्रवृत्ति से प्राण नष्ट कर देता है। हृदरोगी को देंगे तो अच्छा एक छूट गया है ना, ऊर्ध्ववात में अनुवासन आस्थापन के बाद ऊर्ध्ववात की अति प्रवृत्ति हो जाती है, ऊपर बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो जाएगा, हृदरोगी को हृदय उपरोध हो जाएगा। उदावर्त में उदावर्त शीघ्र तरहंता मतलब बहुत जल्दी प्राण घातक हो जाएगा। फिर तिमिर में तिमिर वृद्धि होगी, मूत्राघात में तीव्र शूल प्रादुर्भाव होगा। घात या कोई भी बीमारी है उसमें अगर आप अमन देते हैं ना तो तीव्र शूल होता है। ठीक है, ये सब में नहीं देना है। लेकिन जहां पे भी जरूरत पड़ जाए, जैसे विषपान, गर्विश, विरुद्ध भोजन, अजीर्ण में, यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो है लेकिन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अयोग्य में, जल्दी जल्दी देखेंगे। इसमें से एक हमारा क्वेश्चन भी था गुद का। तो शतगुद में क्या था, उनने बोला था कि अतिमल प्रवृत्ति होती है, जबकि देखो शतगुद में क्या होता है, प्राणोपरोध करी रुजा, प्राण उपरोध करी रुजा होती है। अतिमल प्रवृत्ति काय में होती है, मुक्त नाल में। मुक्तानल क्या होता है, मुक्तानल होता है प्रोलैप्स, एनल प्रोलैप्स। ठीक है, शतगुद मतलब आप मान सकते हो कि कोई चोट है एनल कैनाल में, जैसे फिशर हो सकता है या फिस्टुला हो सकता है। ठीक है, सुभग सुकुमार में वमन कराने से होने वाले दोष होते हैं। मुक्तानल मैंने आपको बता दिया, अतिमल प्रवृत्ति मुक्तानल में हो रही है, और शतगुद पहले से चोट लगी हुई है और आपने विरेचन दे दिया तो क्या हो जाएगी, बहुत रुझा होगी, इतनी रुझा होगी ऐसा लगेगा कि प्राण चले जाएंगे। फिर अधोग रक्तपित्त में अति प्रवृत्ति से मृत्यु, ऐसा ही ऊर्ध्व रक्तपित्त में वमन में हो रहा था। ठीक है, विलंघित दुर्बल इंद्रिय अल्पाग्नि निरूढ़ में औषध वेग सहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले से दुर्बल है। कामादि में व्यग्र है तो न प्रवर्ते कृच्छि न प्रवर्तनम अयोग दोषान को दिया। ठीक है, इसमें वेग नहीं आते हैं और अयोग होता है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि सिंगल लाइनर्स हैं, सिंगल वर्ड्स हैं, तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, है ना। जैसे अजीर्ण है, अजीर्ण को, अजीर्ण में अगर आप दे दोगे विरेचन तो क्या होगा, आम दोष। नवज्वर में दोगे तो वात दोष प्रकोप। मदात्य में क्षीण देह, देह पहले से ही क्षीण थी और क्षीण हो जाएगी, वायु प्राण उपरोध कुर्यात। आधमान में क्या होगा, अनाह होगा और मृत्यु कारक होगा। शल्य आदित में जहां पे शत है वहां पे क्या हो जाएगा, वायु कुपित हो जाएगी और मृत्यु भी हो सकती है। अति स्निग्ध में अति योग हो जाएगा। अति रुक्ष में अंग प्रग्रह दारुण, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इंपॉर्टेंट क्या है, अजीर्ण देख सकते हो आप, आमदोष। ठीक है, आद्यमान देख सकते हो, उसमें आनाह होगा। और एक मैंने आपको बताया था जिसके अपने क्वेश्चंस बने हैं, शतगुद, उसमें प्राण उपरोध करी रुजा होती है, और मुक्तानल इसमें अतिमल प्रवृत्ति होती है जिससे मृत्यु होती है, और अधोग रक्तपित्त में भी अति प्रवृत्ति से मृत्यु होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें से कहीं से भी ना क्वेश्चन आजकल बनते नहीं है, पहले इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते थे, कितना अंगुल क्रम क्वेश्चन बनते थे, अब नहीं बनते हैं। अपन सीधे आ जाते हैं अपने व्यापद, जो मुझे आज पढ़ाना था आपको, तो व्यापद ही पढ़ाऊंगी मैं। देखिए,
तो क्या बोले हैं, चरक में 6 स्नेह व्यक्ति व्यापक बोले हैं। पहली बात तो अगर संख्या का क्वेश्चन बनेगा तो ये बन जाएगा कि चरक में कितने बताए हैं, 6। कौन कौन से बताए हैं, वात पित्त कफ, 3 तो ये दोष हो गए। फिर अन्न, पुरीश और अभुक्त, मैंने बोला था आपसे अभुक्त बताया हुआ है। अभुक्त में कौन सी वस्तु देते हैं, निरूह देते हैं। और अभुक्त में अगर अनुवासन देते हैं तो क्या हो जाता है, स्नेह वस्ती व्यापद हो जाता है। तो स्नेह वस्ती व्यापद है अभुक्त। ठीक है, इसके बाद वाग्भट ने आठ आठ बताए हैं। तो शून्य पायु यानी रिक्त बुद्ध व्यापद बताया है, और आम दत्त इसने भी बताया है। डिटेल्स पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल्स में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए, तो हमने आपको बताया 6 होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है ज्यादातर क्वेश्चंस काय से बने थे, इसमें चिकित्सा के क्वेश्चंस बने हुए थे। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो ज्यादा कहाँ रहेगा, चिकित्सा पे। ऐसे ही निरूह के जब आप देखेंगे, निरूह व्यापक, तो उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस बने हैं वो कारण पे बने हैं, व्यापत्ति कारण पे, है ना। तो उसपे हमारा फोकस क्या रहेगा, व्यापत्ति कारण। अभी हमारा फोकस रहेगा चिकित्सा पे। ठीक है, अब अपन सबसे पहले देखते हैं वात आवृत्ति। तो वात आवृत्त में क्या होता है, अल्प और शीत वस्ती दे दी। अगर आपने अल्प भी दे दी और शीत भी दे दी तो क्या होगा, अंगमर्द, ज्वर, ज्वर, आदमान, शीत, स्तंभ, उरु, पीड़ा, पार्श्वरूप, उत्वेष्टन। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब भूल जाओगे, यहाँ पे नहीं अटकना है। वात आवृत में आपको देखना है चिकित्सा क्या है। तो रासना तेल अथवा पित्रदु तेल की निरूह वस्ती देनी है। ठीक है, अब वात से आवृत हो गई है, वात की चिकित्सा क्या है, वात की चिकित्सा है निरूह वस्ती। काय की देनी है, रासना तेल की। ठीक है, और देने के बाद जैसे अगर सुबह आपने दे दी है वस्ती रासना तेल की निरूह वस्ती, तो सायंकाल को अनुवासन वस्ती देनी है। ठीक है, फिर पित्तावृत है। तो पित्तावृत बहुत ज्यादा अति उष्ण वस्ती दे देंगे तो दाह, राग, तृषा, मोह, तमक, श्वास। तमक श्वास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तमक में पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये तो आपको सबको पता ही है। लेकिन फिर भी अगर तमक श्वास व्यापक किसका कौन से व्यापक का कारण है, तो वो पित्तावृत का है। ठीक है, और इसमें दोगे क्या, मधुर और तिक्त रक्तयुक्त निरूह वस्ती। तो बाद में भी हम क्या दे रहे थे, निरूह वस्ती फॉलोड बाय अनुवासन वस्ती। और पित्त में भी हम क्या दे रहे हैं, मधुर और पित्त रस युक्त निरूह वस्ती। इसके बाद आ जाते हैं कफ आवृत पे। तो कफ आवृत क्यों होगी वस्ती, अब तीक्ष्णता होगी तो कफ हट जाएगा। मृदु वस्ती दे दी तो कफ आवृत हो जाएगी। ठीक है, तंद्रा, शीत ज्वर, आलस्य, प्रसेक, मूर्छा, ग्लानि। इसमें देखो एक चीज याद रखने वाली है, जैसे तमक श्वास था पित्त में, इसमें मूर्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूर्छा अन्न आवृत में भी आएगी, मूर्छा कफ में भी आएगी। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कफ आवृत मृदुवस्ती से होगा और मूर्छा होगी। बाकी सारे आपके कफ के लक्षण हैं, उन पे फोकस नहीं करना है। इसकी चिकित्सा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें देना है हमें कषाय, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, है ना, सुरा, गोमूत्र, मदन फल, अम्ल, कल्क मिलाकर निरूह वस्ती के लिए। तो इसमें सब तीक्ष्ण उष्ण सुरा गोमूत्र युक्त तेल में मदन फल, अम्ल, कल्क मिलाकर देना है हम निरूह वस्ती। तो बाद में हम दे रहे थे रासना तेल की निरूह, फिर रासना तेल की अनुवासन, फिर पित्त में दे रहे थे मधुर और तिक्त रस युक्त निरूह। कफ में क्या दे रहे हैं, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण सुरा और गोमूत्र युक्त तेल में मदन फल और अम्ल कल्प मिलाकर निरूह वस्ती दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अन्न आवृत पे। तो अन्न आवृत में अपन देखते हैं छर्दी, मूर्छा, ग्लानि, ये सब होता है। अति निद्रा, अंगमर्द, सदाह आम दोष के लक्षण होते हैं। अगर आपने इतना ध्यान रख लिया कि अन्न आवृत हो रही है गुरु वस्ती देने से, अब गुरु वस्ती देंगे तो अन्न आवृत हो जाएगी, और अन्न आवृत हो जाएगी तो आम दोष होगा, आम दोष होगा तो आम नाशक क्रिया करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन था आपका कि इसमें कौन सा क्या देते हैं। देखो इसमें लिखा है मृदु विरेचन। ठीक है,
कटु लवण से पाचन देना है, कटु लवण रस युक्त औषध से पाचन कराना है और मृदु विरेचन देना है। दूसरा क्वेश्चन मृदु विरेचन का बन चुका है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, आम नाशक भी बन सकता है ना। आम नाशक क्रिया काय में करते हैं, अन्न आवृत में। तो अपन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। वात में देना है रासना तेल की निरोह, फॉलोड बाय अनुवासन। पित्त में देना है मधुर तिक्त रस युक्त निरोह वस्ती। कफ में देना है कटु तीक्ष्ण उष्ण सुरा गोमूत्र मदन फल अम्लकल्प मिलाकर निरोह वस्ती। अन्न में क्या देना है हमको, कटु लवण से पाचन, मृदु विरेचन और आम नाशक क्रिया। ठीक है, अभी तीन उभरवात पित्त कफ में हम क्या दे रहे थे, वस्ती दे रहे थे, निरोह वस्ती दे रहे थे। वात में हम अनुवासन वस्ती भी दे रहे थे बाद में। अन्न में हम क्या दे रहे हैं, मृदु विरेचन। ठीक है, मृदु विरेचन और भी आएगा एक जगह, इसीलिए मैं थोड़ा सा ध्यान दिला रही हूँ आप लोगों को। अब आ जाओ पूरी शावृत। तो अल्प बल वस्ती दे दी तो पूरी शावृत हो जाएगी। इसमें क्या होता है देखो, विट मूत्र अनिल संग अति गुरुत्वम आधमानम और हृदग्रह। ठीक है, अति गुरुत्व, आधमान, हृदग्रह और विट मूत्र अनिल संग। अच्छा, मूत्र संग कहाँ पे हो रहा था आप लोगों को याद होगा तो, वस्ती का अयोग था, है ना। और ये वस्ती व्यापद क्या लक्षण भी है, कौन सी वस्ती व्यापद का, पूरी शावृत। ठीक है, अब पूरी शावृत है तो विट मूत्र अनिल संग होगा ही। पूरी शावृत है तो समझो ना, अपान वायु की दृष्टि हो गई है, तो विट मूत्र अनिल का निर्हरण कौन करता है, अपान वायु। ठीक है, तो ये सब संग हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं निकल रहा है तो अति गुरुत्व हो जाएगा, आधमान, फिर आधमान जो वायु है वो पेट में भरेगी, है ना, तो आधमान हो जाएगा। और ये सब होगा तो हृदग्रह, हृदय में पीड़ा भी होगी। अब ठीक है, इसमें क्या देना है देखो, सिद्ध निरूह अनुवासन क्रमिक वस्ती देनी है। इसमें निरूह और अनुवासन की क्रमिक वस्ती देनी है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा क्वेश्चन भी बना हुआ था, उदावर्त नाशक चिकित्सा देनी है। ठीक है, उदावर्त में क्या होता है, वायु ऊपर की ओर जाती है, इसमें क्या हो रहा है, विट मूत्र अनिल संग हो रहा है, आनाह हो रहा है, आधमान हो रहा है, तो उसमें हम क्या देंगे, उदावर्त नाशक चिकित्सा। पूरी शावृत में देना है हमको उदावर्त नाशक चिकित्सा। ये क्वेश्चन था, ये याद होना चाहिए। स्नेहन स्वेदन वर्ती, अब देखो ये क्वेश्चन नहीं बना है अभी, ये स्नेहन स्वेदन वर्ती देना है। ठीक है, स्नेहन स्वेदन देना है और वर्ती देना है। ये किसमें दे रहे हैं हम वर्ती, पूरी शावृत में। इतना तो आप समझ सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है टेंशन वाली बात। वर्ती काय में देंगे, पूरी शावृत में। ठीक है, फिर श्यामा बिलवादी पंच अथवा दशमूल। श्यामा बिलवादी पंचमूल या दशमूल देना है। ये हो गया आपका पूरी शावृत। अब अभुक्त बचा है हमारा, तो अभुक्त में क्या होता है, बस्ती द्वारा मार्ग से ऊर्ध्वगमन। अब क्योंकि खाली पेट है, कुछ खाया हुआ नहीं है वो, तो उसको जब आप अनुवासन वसी दोगे, अन्न अगर रहता है, कोष्ठ में अन्न है तो वो रोक लेगा, है ना, बस्ती ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन क्योंकि अभुक्त दे दिया है तो वस्ती द्वारा अनावृत मार्ग से कहाँ चली जाएगी, वो ऊर्ध्वगमन कर लेगी, ऊपर आ जाएगी। तावत ऊर्ध्व तथा कष्टात ऊर्ध्वेभ्यः। ठीक है, इसलिए ऊपर जो है अपर बॉडी में कष्ट होगा। इसमें क्या देना है, श्यामा त्रिवृत सिद्धे, मूत्र देना है, मूत्र काय से सिद्ध करके, श्यामा त्रिवृत। श्यामा त्रिवृत क्या है, त्रिवृत अभी था, हमारा एक क्वेश्चन भी था। त्रिवृत होता है सुख विरेचन, जब ऊपर आ गई है वस्ती तो उसको विरेचन से निकालना है। ठीक है, यव कोल कुलत्था नाम सिद्ध तेल से निरूह और अनुवासन वस्ती देना है। ठीक, यव कोल कुलत सिद्ध तेल से निरूह भी देना है, अनुवासन भी देना है। और इसमें भी देखो विरेचन आया है ना, स्तंभ कंठग्रह और छर्दग्नि विरेचन देना है। ठीक है, ये हो गया आपका इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पहले बनते थे, नेत्रवस्ती प्रमाण वगैरह दोष। अब अभी जो मैंने लेटेस्ट पेपर्स देखे हैं 5 साल के, उसमें इस तरह का एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो मुझे नहीं लगता कि ये इम्पोर्टेंट है।
अब हम सीधे चलेंगे वस्ती व्यापक सिद्धि निरूह वस्ती पे। आप लोगों का टाइम हो गया है क्या? कंटिन्यू करें थोड़ी देर और? मैं चाह रही हूँ आज ये वस्ती व्यापक अपन कंप्लीट कर लें। कंटिन्यू कर सकते हैं ना थोड़ी देर? तो अभी हम पढ़ रहे थे वस्ती व्यापक काय के पढ़ रहे थे हम लोग। वस्ती व्यापक पढ़ रहे थे अनुवासन के। अब हम पढ़ेंगे निरूह के। तो सबसे पहले देखो किसने कितने माने हैं। अनुवासन में कितने माने थे चरक ने? 6 माने थे। वाग्भट ने माने थे 8। अब निरूह के किसने कितने माने हैं हम देख लेते हैं फटाफट। चरक ने 12 माने हैं, सुश्रुत ने 9 माने हैं, संग्रह ने 12 माने हैं और हृदय ने 5 माने हैं। ठीक है, इनके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, कीर्ति वॉइस क्लियर नहीं। और किसी को भी है क्या वॉइस में प्रॉब्लम? अगर वॉइस ठीक है तो कंटिन्यू करें। चलिए, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे वस्ती व्यापक निरूह के, और इसमें से क्वेश्चंस बने थे जिस इसीलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चंस कराए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अयोग। अब इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको जब मैं वो पढ़ा रही थी, अभी अनुवासन के व्यापक पढ़ा रही थी, तो उसमें चिकित्सा इंपॉर्टेंट थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि निदान में से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अयोग। मैंने आपको बताया था 2 तरह से दिया होगा इसमें। एक आपका दिया होगा मतलब रोगी के लक्षण दिए होंगे, और एक आपके वस्ती के लक्षण दिए होंगे। ठीक है, तो रोगी के लक्षण देखेंगे हम, और वस्ती के देखेंगे, दोनों के। अयोग, सबसे पहला जो व्यापक है वो अयोग है। अयोग मतलब वस्ती जितना काम करना था उससे कम की है। क्यों की है? क्योंकि गुरु या क्रूर कोष्ठ अनिल प्राय रूक्षे वातोल बने अपेवा, ये क्या है? ये लक्षण है आपके रोगी के। उसका कोष्ठ कैसा है? गुरु, क्रूर कोष्ठ है। अनिल प्राय, अनिल प्राय यानी उसमें वात दोष की अधिकता है, वातोल बने, है ना। और अपन ने वस्ती कैसी दे दी? शीत अल्प लवण स्नेह द्रव मात्रा, घन वस्ती दे दी। मतलब शीत भी थी, उसमें लवण और स्नेह की मात्रा भी कम थी, तो क्या हो जाएगा? अयोग ही होगा ना। ठीक है, अब ये हो गया, तो इसके लक्षण क्या होंगे? गुरु कोष्ठ वात मूत्र शकृत ग्रह। देखो इसमें वात मूत्र शकृत ग्रह हो रहा है, मतलब वात वेण मूत्र वात संग, उसमें कहाँ पे हो रहा था? अभी मैंने आपको अनुवासन में पढ़ाया था, पुरीश आवृत में हो रहा था, ये अयोग में हो रहा है। ठीक है, नाभि वस्ती रुजा हृदलेप, ऐसा लगेगा हृदय पे किसी ने कर दिया है। और इसके बाद होगा आप लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रही है? चलिए, है ना। तो सबसे पहले गुदग्रह नाभि वस्ती रुजा हृलेप शवथो गुदे अग्निमान हो गया। उष्ण प्रमथ्यापान, इसमें क्या कराएंगे हम? प्रमथ्यापान कराएंगे।
फलवर्ती, स्वेदन, विरेचन, बिलवादी, निरूहवस्ती। अब देखो लगभग इसमें सब कुछ करा दिया है, स्वेदन भी करा दिया, वर्ती भी दे दी, विरेचन भी करा दिया, निरूहवस्ती भी दे दी। क्वेश्चन बनेगा इसमें से नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्वेश्चन बनेगा हेतु निदान में से। अति योग में क्या है, मृदु कोष्ठ में तीक्ष्ण और उष्ण वस्ती दे दी, मृदु कोष्ठ है और तीक्ष्ण उष्ण वस्ती दे दी, तो अति योग हो जाएगा। इसमें क्या करना है, शोधन अति योग समान, शोधन अभ्य समा, प्रश्न पढ़ण्यादि तंडुल धावन करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यही है कि अति योग होगा कैसे। वैसे भी अयोग और अति योग पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्लम आदमान हिक्का, ठीक है। क्लम आदमान हिक्का ये तीन तो आपके भयंकर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, ठीक है। शेष आम दोष में मृदु निरुह दे दी। अब देखो क्लम कब होगा, क्लम आम, क्लम आम, ध्यान रखना। क्लम कब होगा, जब आम होगा। तो शेष आम दोष में क्या दे दिया आपने, मृदु निरुह दे दी, तो हो जाएगा हृच्छूलम उद्वेष्टम। अब देखो इसमें आम दोष है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, रूक्ष स्वेद कर रहे हैं, पाचन कर रहे हैं और माधुतैलिक वस्ती दे रहे हैं। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक स्पेशल टाइप की वस्ती आपने बता दी। तो माधुतैलिक वस्ती को अंडरलाइन करेंगे, काय में दे रहे हैं, क्लम में। क्लम में क्या हो रहा है, आम, आम का पाचन मुख्य स्वेद देना है और माधुतैलिक वस्ती देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आधमान में। चलो, महादोषे रुक्षे क्रूर आशय मर्म पीड़नम मुष्क वंक्षण वेदना गुरु कोष्ठ रुण्यादि हृदयम। अब ये लगभग लगभग एक जैसे ही रहेंगे, इनमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, महादोष सेम ऐसा ही क्वेश्चन, महादोषे रुक्षे क्रूर आशय अल्प वीर्यवस्ती। ये हिंदी में भी पूछ लेते हैं कि महादोष हो, रुक्ष कोष्ठ हो और अल्पवीर्यवस्ती दे दें तो कौन सा व्यापक होगा, तो कौन सा व्यापक होगा, महादोष, ठीक है। महादोष और कहीं पे भी नहीं आया, जैसे क्लम में आम दोष आया है ना, इसे महादोष और कहीं नहीं आया। महादोष कहाँ है, आधमान में, महादोष आया है आधमान में, आम दोष आया है क्लम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें देंगे दारुभ्याम अनुवासन, वर्ती का भी प्रयोग करेंगे, बिलवादी निरूह भी देंगे, दारुभ्याम अनुवासन भी देंगे, ठीक है। अब आ जाओ हिक्का, ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं, क्लम आधमान हिक्का पे बन चुके हैं, क्वेश्चन आए हैं पेपर में, पूछे हुए हैं आपके। तो आधमान हो गया अपना हिक्का, हिक्का अबले, हिक्का अबले। मैंने आपसे कहा था कि एक वर्ड जो स्पेशल वर्ड है, जो और कहीं नहीं आया है, आपको वो पकड़ के चलना है, ठीक है। तो हिक्का में क्या है, अबली, अबल व्यक्ति में जो मृदु कोष्ठी है, तीक्ष्ण वस्ती देंगे तो क्या होगा, तो हिक्का होता है उससे, ठीक है। और इसमें देते हैं ब्रहण और अनुवासन वस्ती। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हृत प्राप्ति। तो इसमें क्या है, अति तीक्ष्ण वस्ती, सवात, असम्यक वस्ती प्रपीड़न। तो अभी तक इसमें क्या नहीं आया, देखो असम्यक वस्ती प्रपीड़न कहीं पे भी नहीं आया है, ठीक है। प्रपीड़न, पीड़ा कहाँ होती है, हृदय में होती है पीड़ा। हृत प्राप्ति कब होगी, जब असम्यक वस्ती प्रपीड़न करेंगे, है ना, उसका लक्षण भी वही है, हृदय घट्टनम, काश कुश उत्कटय वस्ती अम्ल लवण निरू वातक अनुवासन। सब में करना अपने को चिकित्सा क्या है, बस आप देखोगे ना तो वस्ती ही दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। एक माधुतैलिक वस्ती जरूर याद रखना कि वो क्लम में दी है, बाकी कुछ भी स्पेशल नहीं है, दे तो वस्ती ही रहे, ठीक है। फिर अब में क्या था, आम दोष, हिक्का में क्या था, अबले, अबल, आधमान में क्या था, महादोषी, आदिमान में महादोषी। उसके बाद अभी आ जाते हैं अपन हृत प्राप्ति पे। तो अति तीक्ष्ण वस्ती को सवात, असम्यक वस्ती प्रपीड़न, असम्यक वस्ती प्रपीड़न कर रहे हैं तो क्या हो रही है, हृत प्राप्ति, हृत प्राप्ति हृदय में प्राप्ति कब होगी, जब असम्यक वस्ती प्रपीड़न होगा, ठीक है। आप कनेक्ट कर करके पढ़ोगे ना एक एक वर्ड जो स्पेशल है, नहीं भूलोगे। और अभी जब ये आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग अभी के अभी ये रिवीजन कर लेना, तो आप एग्जाम में गलत नहीं करके नहीं करोगे तो सब मिक्स हो जाएगा। चलो ऊर्ध्वगमन में
पुरीश वेग धारण अति पीड़ते। अब इसमें आ गया देखो वात्र मूत्र वेग धारण, ठीक है। तो वात मूत्र पुरीश वेग अति पीड़ते वस्ती मुख, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। अब नीचे के सारे वेग धारण हैं तो कहाँ जाएगी वस्ती, ऊपर ही ना जाएगी, तो ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। और जब दोषों का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा तो मूर्छा होगी ना, वस्ती नीचे जानी चाहिए, ऊपर चली गई मूर्छा, ठीक है। ये मूर्छा याद रखना है। मूर्छा में क्या करना है, कोई भी बेहोश हो जाता है, टीवी देखते हो गया आप लोग, क्या करते हैं, पानी लेके छींटे मारते हैं। तो शीत अंबुना मुखम भीतस्य अधः, डराना है, उठाना है, वस्त्र पाणी ग्रह कंठ रुंध्यान, है ना, गला धरना है, कुछ भी करके उसको उठाना है। और क्रमुक कल्क पान देना है। क्रमुक होता है सुपारी को कहते हैं ना, उसका कल्क को एक अक्ष मात्रा, एक अक्ष मात्रा मतलब होता है अक्षकर्ष तोला, सभी की होता है 10 ग्राम 12 ग्राम लगभग। अब देखो ये इसकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें अलग अलग दी हुई है। कितनी ऊपर गई है वस्ती, पक्वाशय तक गई है तो दशमूल दे दो, ठीक है। यव कोलकुलथ मूत्र साधित वस्ती दे दो, ठीक है। उसके बाद स्थित है तो उरु मतलब होता है चेस्ट लगभग, है ना, इसमें दे दो बिलवादी पंचमूल। और अगर सिर में चली गई है तो सिर की तो ऊर्ध्व जत्रुगत जितनी भी व्याधियां उनकी एक ही चिकित्सा मालूम है हमको, नावन दे दो, धूम, ठीक है। सिर पर सरसप का लेप कर दो और नावन दे दो, धूम दे दो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रवाहिका। तो स्नेहन स्वेदन के बाद महादोषों में मृदु अल्प भेषज वस्ती देना। स्नेहन स्वेदन हो गया, महादोष में मृदु अल्प भेषज वस्ती दे दी। इसमें देखो स्नेहन के बाद महादोष में मृदु अल्प भेषज दे रहे हैं, बाकी महादोष में मृदु वस्ती दे रहे थे तो क्या हो रहा था, आधमान हो रहा था, ठीक है। स्नेहन स्वेदन प्रवाहिका याद कर लेना, ठीक है। फिर लंघन के बाद अभ्यंतर, उसके बाद अनुलोमक निरुवस्ती देनी है। विरक्तवत क्रिया करनी है। विरक्तवत मतलब क्या होता है, विरेचनवत, ठीक है। और पथ्य का पालन करना है। कि प्रवाहिका का हो गया क्या, स्नेहन स्वेदन के बाद महादोष में मृदु अल्प भेषज वस्ती देना। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया, स्नेहन स्वेदन के बाद महादोष, है ना। और सिर्फ महादोष रहेगा तो क्या आ जाएगा आपका, चलो अब आते हैं अपन शिरःशूल पे। कोष्ठे च तीव्र दोषे तनु दूषित अल्प निरुवस्ती। अब शिरःशूल है, शिरःशूल क्यों होगा, जब दुर्बल है, क्रूर कोष्ठ है, तीव्र दोष। अब देखो क्रूर कोष्ठ है, तीव्र दोष, दोष भी तीव्र है और मृदु कोष्ठ भी है, ओ क्रूर कोष्ठ है और तीव्र दोष है, और उसको मृदु शीत अल्प दे दो, मृदु भी दे दो, शीत भी दे दो, अल्प भी दे दो, तो क्या होगा, शिरःशूल होगा। इसमें देखो पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब और वस्ती कैसी दी है अपन ने, शीत मृदु, ठीक है। तो कंडीशन कैसी होगी, ठीक है। इतना बेकार, मतलब क्या कंडीशन देखी और क्या वस्ती दी, मेरा तो मेरा तो सर दुख गया। तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें ग्रीवा, शिरग्रह, बाधिर्य, कर्णनाथ, नेत्र, इसमें सब ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियां हैं। अभ्यंग करेंगे, प्रथम अन्नस्य करेंगे, वैरेचनिक धूम करेंगे, तीक्ष्ण करेंगे और स्निग्ध भोजन देंगे। देखो इसमें चिकित्सा भी लगभग ऊर्ध्व जत्रुगत ही है। तीन और बचे हैं, ये और दिखते हैं अपन, है ना। स्नेह ना, अभी स्नेहन स्वेदन और महादोष था तो क्या हो गया था अपने को, प्रवाहिका, ठीक है। सिर्फ महादोष था तो क्या हो गया था, आद्यमान, है ना। स्नेहन स्वेदन में क्या हो गया है, अब स्नेहन स्वेदन के बिना, स्नेहन स्वेदन नहीं किया है और बहुत गुरु और तीक्ष्ण और अति मात्रा में वस्ती दे दी है, ठीक है। तो क्या होगा, अंगमर्द होगा। अंगमर्द होगा मतलब बॉडी में पेन होगा। स्तब्ध आवृत कोष्ठ व्रण, ठीक है। स्तब्ध आवृत कोष्ठ मतलब अकड़न होगी, है ना, गात्र स्फुरण और जृंभण,
है, तेल लवण अभ्यंग करना है, उष्ण वारिणाम एरंड क्वाद प्रस्तर स्वेद देना है, दशम लूह देना है। इसमें से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द्रोण्याम अवका और आश्वासन भी देना है। ठीक है, आश्वासन ने स्नेहन स्वेदन तो कराया नहीं और गुरु तीक्ष्ण वस्ती दे दी। अब क्या कर सकते हैं, आश्वासन ही ना देंगे। ठीक है, तो स्तब्ध आवृत कोष्ठ हो जाएगा, स्फुरण और जिम्भण होगा अंगमर्द में। ठीक है, परिकर्तिका। परिकर्तिका मतलब होता है गुदा में किसी से काटने जैसी पीड़ा होना। तो मृदु कोष्ठस्य अल्प दोष रुक्ष तीक्ष्ण अति मात्रवान वस्ती देना अगर देते हैं तो। इसमें समझो, शिराशूल में क्या था, पेशेंट क्रूर कोष्ठ था और तीव्र दोष था और वो दुर्बल भी। मृदु कोष्ठ है परिकर्तिका में, मृदु कोष्ठ है मतलब ज्यादा है, दोष भी कम है। कैसे हैं दोष, रूक्ष्ण और तीक्ष्ण और बहुत सारी अति मात्रवान दे दी, तो गुदा में कहने वाली पीड़ा होगी ही है। त्रिवंक्षण तोद है ना, वंक्षण में त्रिक, वंक्षण तोद, त्रिक में वंक्षण में मतलब लोअर बॉडी में पेल्विक रीजन में पेन होगा। अधो नाभि रुझा, ये लिखा है ना, नाभि के नीचे पेन होगा, रुझा होगी, विबंध हो जाएगा और अल्प अल्प उत्थानम, थोड़ा थोड़ा मल निकलेगा। ठीक है, परिकर्तिका में स्वादोशीत औषध वस्ती देना है, शीर भोजन देना है, दुग्ध आहार देना है, दुग्ध वस्ती अम्ल मृदु भोजन। इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, दुग्ध आहार किसमें देते हैं, परिकर्तिका में देते हैं। ठीक है, ये ध्यान आपको। इसके अलावा मैंने एक आपको बोली थी चीज याद रखने के लिए, क्या बोला था मैंने आपको, माधुतैलिक वस्ती, माधुतैलिक वस्ती हम दे रहे हैं क्लम में। ठीक है, अब एक और बचा है अपना परिस्राव। अब परिस्राव में क्या होगा देखो, स्राव मतलब, स्राव मतलब जो नहीं होना चाहिए वो निकल रहा है। पित्त रोग मतलब, अब देखो पित्त की अधिकता फिर से है, उष्ण और तीक्ष्ण और लवण युक्त लेखन निरूह वस्ती दे दी है ना, पित्त पहले ही था और आपने लेखन वस्ती दे दी। ठीक है, लेखन और कहीं भी नहीं आया है, ये ध्यान रखना, लेखन परिस्राव। ठीक है, परिस्राव में लेखन वस्ती दी है इसीलिए परिस्राव हुआ है, वो भी किसको, पित्त रोगी को। स्रवते रक्त पित्त अनेक वर्णवत, तो कैसा निकलेगा, बहुत सारे कलरफुल रक्त निकलेगा। ठीक है, अब इतना ब्लीडिंग होगा तो इंसान बेहोश हो जाएगा। मोह है लेकिन इसमें मूर्छा नहीं आया है, वर्ड क्या है, मोह। गुद सेक प्रदेह करना है, देखो गुद सेक करना है ना, प्रदेह उस पे लगाना है। रक्त पित्तग्न क्रिया करनी है, अति सारग्न क्रिया करनी है क्योंकि अति प्रवृत्ति हो रही है रक्त की, गुद हम उसको अति सारग्न क्रिया भी करेंगे, रक्त पित्तग्न क्रिया भी करेंगे है ना, और अजापय वस्ती देंगे। ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट है, वृत्त अजापय वस्ती। अजापय मतलब होता है बकरी के दूध की वस्ती देना है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट चिकित्सा हैं जो बहुत टिपिकल हैं। तो पहला है आपका अजापय वस्ती जो हम परिस्राव में दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था एक अपनी कौन सी वस्ती आई थी, माधुतैलिक वस्ती आई थी जो हम क्लम में दे रहे थे है ना। और चिकित्सा इसमें जहां इंपॉर्टेंट है मैंने आपको अच्छे से अंडरलाइन कराया है, एक बार अपन फटाफट से क्या देख लेते हैं, निदान देख लेते हैं। अयोग अतियोग से जहां तक है क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लम से बनना चालू होगा तो क्लम में आम दोष आएगा, आधमान महादोषे रूक्षे क्रूराशय अल्पवीर्यवस्ती, महादोष अबले याद रखना है। ऋत प्राप्ति कब होगी, असमय वस्ती ऊर्ध्वगमन कब हो, पूरी श्वेत धारण में कब होगा, स्नेहन स्वेदन के बाद भी वहां दोष है तो प्रवाहिका, शिरः शूल गंदी हालत थी, क्रूर कोष्ठ दोष था, फिर भी क्या दिया आपने, मृदु शीत और अल्प निरोवस्ती। अंगमर्द का सिंपल फंडा ये है कि स्नेहन स्वेदन नहीं किया, किसी को भी बॉडी एक होता है तो हम क्या करते हैं, स्नेहन स्वेदन करवा देते हैं।
तो स्नेहन छेदन नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, अंगमर्द होगा। ठीक है। उसके बाद परिकर्तिका में क्या है, मृदु कोष्ठ, अल्पदोष और बहुत तीक्ष्ण वस्ती, रूक्ष तीक्ष्ण वस्ती दी है, तो परिकर्तिका हुआ है। ठीक है। क्या है, परिस्राव, परिस्राव में पित्त रोगी था और हमने उसको तीक्ष्ण उष्ण और ज्यादा अमाउंट में। आज के लिए इतना काफी हो चुका है। आप लोगों ने इतने संयम से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का आज का लेक्चर आपको पंचकर्म में क्वेश्चंस तो करेक्ट करने में मदद करेगा। अगर आप लोग अभी रिवाइज कर लेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आज रात में ही या कल सुबह तक जो भी आज पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।